हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयांक। मैं हूं आपका मयांक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT हिस्ट्री क्लास 8 के MCQ। आज इसी क्रम में आपका यहां पर अंतिम अध्याय है, अध्याय 12वां है आपका। यहां पर हम स्वतंत्रता के बाद इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, एक नए और खंडित राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र भारत के समक्ष निम्नलिखित में से कौन कौन सी चुनौतियां उपस्थित थीं। आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहली चुनौती है, बंटवारे की वजह से पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थी लोगों के लिए रहने का इंतजाम करना और उन्हें रोजगार देना जरूरी था। सेकंड, तकरीबन 500 रियासतों को एक नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। अगला है, विविधता वाले लोगों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में संगठित करने की चुनौती थी। विशाल आबादी को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण भी करना था। तो आप लोग जानते ही हैं कि देश हमारा बेशक आज़ाद हो गया हो, लेकिन आज़ादी के साथ साथ हमने एक विभाजन भी झेला है। और विभाजन के उपरांत आपने देखा ही है कि एक भयंकर हिंसा हुई जिसमें 20 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और करोड़ों लोग जो है विस्थापित हुए हैं। इसी क्रम में पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे तो उनके रहने की, खाने की, उनके रोजगार की सारी समस्याएं थी। तो सरकार को कैसे भी करके इनका पुनर्वास करना था। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या हमारी रियासतों की थी। तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना भी एक टेढ़ा काम था। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन भी सही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात हमारे देश में क्या है, हमारे देश की विविधता है। हमारा देश बड़ी आबादी वाला देश है, यानी उस समय करीब आबादी जो रही थी 34.5 करोड़ की आबादी वाला देश था। यानी जब 1947 में देश आज़ाद हुआ है तब देश की आबादी जो है 34.5 करोड़ के करीब बताई गई थी। और ये आबादी भी आपस में बटी हुई थी, यानी इसमें ऊंची जाति, नीची जाति, कुछ हिंदू बहुल समुदाय थे, कुछ जो है अन्य धर्मों को मानने वाले लोग थे। तो इन सबको कैसे संगठित किया जाए जिससे कि आगे भविष्य में विभाजन जैसे दंगे ना हो, तो इन सबको भी हमें मैनेज करना था। तो ये भी एक चुनौती थी। तो तीसरा वाला कथन भी सही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत में ना तो रोजगार का कोई इंतजाम किया था, ना ब्रिटिश सरकार ने भारत को सुधारने के लिए या भारत का विकास करने के लिए कोई यहाँ पर योजना चलाई थी। तो इस वजह से भारत की अधिकतर जनसंख्या जो थी वो गरीब थी। तो इस गरीबी वाली जनसंख्या को गरीबी के चुंगल से भी बाहर निकालना था। इसके अलावा खेती जो है पूरी तरह से चौपट हो गई थी, तो उसको भी हमें फिर से उसका विकास करना था। साथ ही साथ नए उद्योगों की भी स्थापना करवानी थी। तो ये सारी चुनौतियाँ हमारे समक्ष थी। तो यहाँ पर आपका पहले का आंसर होगा डी, यानी उपरोक्त सभी चुनौतियां जो थी एक नए और खंडित राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र भारत के सामने थी। दूसरा प्रश्न है अब आपका, भारत को अहिंसा का सिद्धांत देने वाले महात्मा गांधी की हत्या कब हुई। 3 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948, 30 जून 1948, 29 जनवरी 1947। देखिए, 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। वह गांधी जी के दृढ़ विश्वास से मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए रखना चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड का आंसर है आपका बी, 30 जनवरी 1948। तीसरा प्रश्न है अब आपका, स्वतंत्रता के बाद बने भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपस्थित थीं। तो यहाँ पर आपको नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। पहला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सेकंड, सभी नागरिकों की कानून की नज़र में समानता, छुआछूत के चलन की समाप्ति, अछूतों के साथ साथ गरीब सवर्णों को विधायिका और नौकरियों में आरक्षण। देखिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, जो हमारा नया संविधान बना था इसमें सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया था। यानी कि यहाँ पर भारत में आज़ादी के कुछ समय बाद ये फैसला ले लिया गया था कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को यह अधिकार दिया जाएगा, भले ही वो अमीर हों या गरीब हों, पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, लेकिन सभी को मत डालने का अधिकार दिया जाएगा। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। इसके अलावा सभी नागरिक, यहाँ पर चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पृष्ठभूमि से हो, राजा हो यानी कोई भी हो, उसके लिए कानून की नज़र में वो सब बराबर हैं। तो यहाँ पर सभी नागरिकों की कानून की नज़र में समानता, तो ये भी जरूरी था। इसके अलावा आपने ये देखा ही होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो भारत में जो है छुआछूत की प्रथा का भी चलन था। तो अनटचेबिलिटी को समाप्त करने के लिए हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 70 जैसे अधिकार रखे गए। उसका उद्देश्य यही था कि कैसे भी करके छुआछूत की प्रथा को समाप्त किया जाए। तो यहाँ पर तीसरा वाला कथन भी सही है। चौथा है अछूतों के साथ साथ गरीब सवर्णों को विधायिका और नौकरियों में आरक्षण। देखिए, यहाँ पर चौथा कथन गलत है,
यहाँ पर जो अनटचेबल लोग कहे जाते थे, यानी निचली जातियों के लोग जो कहे जाते थे, तो काफ़ी एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह तय किया कि विधायिका की कुछ सीटें जो होंगी और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा जो होगा वो निचली जातियों के सदस्यों को दिया जाएगा। तो इस क्रम में यहाँ पर आप देखेंगे कुछ अछूत कही जाने वाली जातियाँ थीं, साथ ही साथ आपकी कुछ जनजातियाँ भी थीं। तो अछूत कही जाने वाली जातियाँ हैं और जनजातियाँ, इनको जो है विधायिका और नौकरियों में आरक्षण देने की बात कही गई थी, ना कि गरीब सवर्णों को। तो यहाँ पर आपका पहला, दूसरा, तीसरा कथन सही है। तो आंसर है आपका सी, केवल 1, 2 और 3। चौथा प्रश्न है अब आपका, स्वतंत्रता के बाद मूल संविधान में किए गए कुछ प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। पहला है, रक्षा और विदेश मामलों को केंद्रीय सूची जबकि कराधान को राज्य सूची में रखा गया। सेकंड, वन एवं कृषि को समवर्ती सूची में रखा गया। थर्ड, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया जबकि विभिन्न राज्यों के बीच संचार के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला किया गया। देखिए, हमारे यहाँ जब संविधान बनकर तैयार हो रहा था उसी समय एक बहस का मुद्दा ये भी निकल कर आया था कि किसको कितने अधिकार दिए जाएं। कुछ लोग जो थे केंद्र को सख्त बनाने पर तुले पड़े थे, कुछ लोग राज्यों को ज़्यादा अधिकार देने के फेवर में थे। तब यहाँ पर इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया, जिसमें केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल थी। केंद्रीय सूची में आपका जो है कराधान, रक्षा और विदेश मामले आते हैं। कराधान आपका राज्य सूची में नहीं आता है, तो इस हिसाब से आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। राज्य सूची में मूल रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय रखे गए थे, जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी। समवर्ती सूची में आपके वन और कृषि को रखा गया था, जिनके ऊपर आपके केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे। अब अगली बात आती है भाषा की, कि भाषा को, कौन सी भाषा को जो है राष्ट्रभाषा बनाया जाए। तो चूंकि आप ये देखेंगे संविधान सभा में मोस्टली उत्तर भारतीयों का वर्चस्व था, तो यहाँ पर एक बार को ये बात निकल कर आई थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए। लेकिन संविधान सभा के ही कुछ लोग, जिसमें कि आपके दक्षिण भारत के नेता थे, तो इनमें एक नेता थे टी कृष्णाचारी। तो इन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि दक्षिण के लोगों की ओर से ये चेतावनी देते हुए इन्होंने कहा है कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। तो इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार एक बीच का रास्ता निकाल लिया गया और ऐसे करके संविधान जो सभा के निर्माता हैं, इन्होंने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा न बनाकर इसकी राजभाषा बना दिया, जबकि विभिन्न राज्यों के बीच संचार के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला किया गया। तो यहाँ पर तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में थोड़ा सा डिफरेंस जान लीजिए। राष्ट्रभाषा का मतलब होता है कि समूचे राष्ट्र की एक भाषा है, यानी राष्ट्रभाषा इस बात का द्योतक है कि पूरे राष्ट्र की ये मूल भाषा है, एक भाषा है। राजभाषा का मतलब ये होता है कि जो हमारे आए दिन के जो कामकाज हैं, उन कामकाज के लिए हम ये भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। चूंकि उत्तर भारतीय जो है संसद में भी इनका वर्चस्व है, कर्मचारी भी मोस्टली उत्तर भारतीय वहाँ पर संसद में कार्यरत हैं, तो वहाँ पर आम बोलचाल में या कामकाज के लिए राजभाषा इसको बनाया गया। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला वाला सही नहीं है, तो आंसर है आपका ए, केवल 1। पांचवा प्रश्न है अब आपका, नए संविधान के साथ भारत अंतर विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एच.जे. खांडेकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, ये कथन जो है ये डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का है और बी.आर. अंबेडकर का मानना ये था कि बेशक संविधान में हमें जो है एक नए युग में प्रवेश करा दिया है, हमारे पास राजनीति में समानता है, और लेकिन सामाजिक आर्थिक जीवन में हमारे पास समानता नहीं है, हम आज भी उसमें असमानता की राह पर चलेंगे। ये डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का मानना था। तो यहाँ पर पांचवें का आंसर होगा आपका डी। छठवां प्रश्न है आपका, संविधान सभा में भाषा के चयन को लेकर हुई प्रतिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, टी कृष्णाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। सेकंड, संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों और सेवाओं के विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला किया गया। देखिए, इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। खास करके उत्तर भारतीयों का वर्चस्व था संविधान सभा में, उन्होंने तो एक बार को यही कहा था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए। लेकिन चूंकि दक्षिण भारतीय लोग भी इसमें शामिल थे, तो दक्षिण भारतीय एक नेता हुए टी कृष्णाचारी, इन्होंने इस बात का खुलकर विरोध किया। इन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि दक्षिण की ओर से आपको चेतावनी है, अगर आपने हमारे ऊपर हिंदी थोपने का प्रयास किया तो हम लोग भारत से अलग हो जाएंगे। तो इसको देखते हुए संविधान निर्माताओं ने बीच का रास्ता निकाला है और हिंदी को राष्ट्रभाषा न बनाकर राजभाषा बना दिया, यानी कि कामकाज में जो प्रयुक्त होने वाली भाषा है वो बना दिया। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका पहला दूसरा कथन सही है, तो आंसर है आपका सी, 1 और 2 दोनों।
7वां प्रश्न है आपका, भारत के संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर BR अम्बेडकर का था और ये संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। 8वां प्रश्न है अब आपका, स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा। सेकंड, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति का समर्थन करते थे। देखिए यहाँ पर कांग्रेस ने शुरुआत में 1920 के दशक में अपने जो भी अधिवेशन हुए हैं उन अधिवेशनों में खास करके, क्योंकि उसमें तो आपने देखा होगा हर वर्ग के लोग शामिल थे, हर जाति के लोग शामिल थे, हर प्रांत के लोग शामिल थे, तो वहाँ पर जो भी प्रांतीय लोग थे उन सबको आश्वासन दिया गया था कि जैसे ही हमारा देश आज़ाद होगा आपके जो जो बड़े भाषाई प्रांत हैं या बड़े भाषाई समूह हैं इनको मिलाकर एक प्रांत बना दिया जाएगा। तो ये बात तो तब की थी, लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ है उसके बाद कांग्रेस इस बात से मुकर गई है। कांग्रेस ने इस बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया है। इसके पीछे एक रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये था क्योंकि उसी समय भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और विभाजन के बाद एक कह सकते हैं यानी कि एक भीषण हिंसा हुई थी, जिस हिंसा में लाखों लोग मारे गए थे, करोड़ों लोग विस्थापित होना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में एक भय था कि कहीं ना कहीं अगर हम अभी तो हम विभाजन ही झेला है, विभाजन की मार से अभी जैसे तैसे उबर पाए हैं, अभी ऊपर से हम ये भाषाई जो हम पृथककरण स्टार्ट कर दें, भाषाई प्रांत बनाना स्टार्ट कर दें, फिर से वही मारकाट हो सकती है देश में। इनके अंदर एक डर बना हुआ था कि कहीं अगर हमने भाषा के आधार पर प्रांत बनाने स्टार्ट कर दिए हो सकता है यहाँ पर फिर से वो मारकाट स्टार्ट हो जाए। तो ये उस पर साइलेंट होना इन्होंने ज़्यादा बेटर समझा है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल ये समर्थक नहीं है बल्कि यहाँ पर इसके विरोधी हैं। इनका मानना यह था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके मन में यही डर था कि कहीं पुनः जो है भारत में दंगे फसाद स्टार्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला कथन सही है। तो आंसर है आपका केवल 1। 9वां प्रश्न है अब आपका, मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों को जोड़कर पृथक तेलुगु राज्य की मांग में आंदोलन करने वाले वयोवृद्ध गांधीवादी नेता कौन थे? P. सुब्बारायण, N. गोपाल स्वामी अयंगर, T. कृष्णमाचारी, पोट्टी श्रीरामुलु। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पोट्टी श्रीरामुलु हैं ये एक वयोवृद्ध गांधी नेता हैं और 1952 के आम चुनाव हुए हैं। आम चुनाव के बाद ये भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। इनकी डिमांड यही थी कि जितने भी हमारे तेलुगु भाषी जिले हैं इन सबको जोड़कर एक पृथक आंध्र नाम से एक तेलुगु राज्य बनाया जाए। हालांकि 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर को इनकी डेथ हो जाती है। 15 दिसंबर 1952 को इनकी डेथ हो जाती है और डेथ के बाद एकदम आग भड़क उठती है, यानी हिंसा भड़क उठती है। इनकी देहांत की खबर फैलते ही पूरा आंध्र जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। तो मजबूरी में यहाँ पर जो सरकार है उसको झुकना पड़ा है और आंध्र का यहाँ पर गठन करना पड़ा है। यानी इस तरह से इसके बाद गहरा एक व्यापक आंदोलन चला है और इसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखेंगे अन्य राज्य भी यहाँ पर अब भाषा के आधार पर विभाजन की मांग करने लगे हैं। तो यहाँ पर 9वें का आंसर होगा आपका डी वाला। 10वां प्रश्न है अब आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा राज्य कब गठन हुआ है किसका, तो ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंध्र प्रदेश के रूप में नए राज्य का गठन ये 1 अक्टूबर 1953 को हुआ है। तो यहाँ पर आपका ए का चौथा। इसके अलावा अगला है आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी है? इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपी है। अगला है आपका बम्बई प्रांत का 2 अलग अलग राज्यों में विभाजन, ये 1960 में हुआ है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे मराठी बोलने वाले जो हैं वो बम्बई के रूप में, इसके अलावा महाराष्ट्र के रूप में हो गए हैं। इसके अलावा जो गुजराती बोलने वाले हैं उनके लिए पृथक गुजरात राज्य बना दिया गया है। वहीं पंजाब और का विभाजन कर हरियाणा का गठन जो किया गया है वो 1966 में किया गया है, 1966 में किया गया है। पंजाब में पंजाबी बोलने वाले थे और हरियाणा में मोस्टली हिंदी बोलने वाले लोग थे। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सी, यानी ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा। 11वां प्रश्न है अब आपका, स्वतंत्रता के बाद भारत के विकास के लिए निश्चित की गई नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है, आर्थिक विकास नीतियां बनाने और इनको लागू करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की
नीति को अपनी विकास नीति के तौर पर अपनाया। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं पर सबसे अधिक जोर दिया गया। देखिए यहाँ पर बिल्कुल पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। हमने आर्थिक विकास की नीतियाँ बनाने के लिए, उनको लागू करने के लिए योजना आयोग का यहाँ पर गठन किया। इसके अलावा जितने भी हमारे राष्ट्रवादी नेता थे, तो आपका जो आंदोलन चला है आपका, उस आंदोलन के दौरान ही उन नेताओं के मन में जो सहमति बन चुकी थी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था का ढांचा रहेगा, खाका रहेगा, वो केंद्रीय अर्थव्यवस्था ना होकर हम मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला मॉडल अपनाएंगे। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन भी सही है। थर्ड वाला कथन आपका गलत है। आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो सेकंड वाली पंचवर्षीय योजना है, इसमें भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं पर सबसे अधिक जोर दिया गया था। तो यहाँ पर आपका पहला दूसरा कथन सही है। तो 11वें का आंसर होगा ए, केवल 1 और 2। 12वां प्रश्न है अब आपका, भिलाई इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहयोग से हुई? अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, जर्मनी। देखिए यहाँ पर भिलाई इस्पात, जो भिलाई में स्थित इस्पात कारखाना है, इसकी स्थापना 1959 में यानी 1959 में सोवियत संघ के सहयोग से की गई है। तो यहाँ 12वें का आंसर होगा बी। और छत्तीसगढ़ के पिछले इलाके में स्थित ये कारखाना जो है आधुनिक भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया था। तो 12वें का आंसर होगा यहाँ पर बी। 13वां प्रश्न है अब आपका, स्वतंत्र भारत की गुटनिरपेक्ष नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की विदेश नीति का मूल आधार गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बनाया। सेकंड, मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत के राजनेताओं के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में दुनिया के देशों से आह्वान किया गया कि वे अमेरिका और सोवियत संघ के मुख्य सैनिक गठबंधनों में शामिल ना हों। अगला है, गठबंधनों से दूर रहने की इस नीति का मतलब अलग थलग या तटस्थ रहना था। देखिए ये जो नीति दी है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं दी है, बल्कि जवाहरलाल नेहरू ने ये नीति दी है। और इस नीति का मतलब क्या था कि हमें किसी के साथ शामिल नहीं होना है। आप ये देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की मार के बाद यहाँ पर कोल्ड वार स्टार्ट हो गया है, यानी कि शीत युद्ध जिसे हम कहते हैं, कोल्ड वार, ये यूएसए और सोवियत संघ के मध्य स्टार्ट हो गया था। इसमें जो देश, जो भी इसके समर्थक देश थे, मान लीजिए कोई अमेरिका का समर्थक है तो अमेरिका वाले खेमे में जाके खड़ा हो गया, सोवियत संघ का समर्थक है, सोवियत संघ वाले खेमे में जाके खड़ा हो गया। अब चूंकि भारत तो अभी भी आज़ाद हुआ था, भारत को जो है अमेरिका की भी जरूरत भी थी, सोवियत संघ की भी जरूरत थी। अब भारत किसी एक की राह पहले ही पकड़ लेता तो यहाँ पर हमारे यहाँ विकास कार्य जो है रुक जाते। तो हम लोगों ने किसी के साथ ना जाना ही उचित समझा। हमने कहा कि भाई हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, इसलिए यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पर गुटनिरपेक्ष का सिद्धांत दिया। तो यहाँ पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम भारत के साथ साथ और बहुत सारे जो औपनिवेशिक देश थे, जो औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुए थे, तो वो सब इसमें शामिल हो गए, जिसमें मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत के राजनेताओं के नेतृत्व में यहाँ पर आह्वान किया गया है कि ये अमेरिका और सोवियत संघ के मुख्य सैनिक संगठनों में शामिल ना हों। तो सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर गठबंधनों से दूर रहने की ये नीति का मतलब अलग थलग या तटस्थ रहना नहीं था, यानी कि हम बिल्कुल अलग थलग रहें, तटस्थ रहें, यानी हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई भी लड़े कोई भी मरे, नहीं। यहाँ पर जो गुटनिरपेक्ष नीति का मतलब ये था कि कैसे भी करके जो भी कोल्ड वार चल रहा है उसको हैंडल करना, यानी कोई युद्ध ना छिड़ने पाए, किसी तरह की अनहोनी ना होने पाए। तो इसकी दिशा में भारत ने काम भी किया है, यानी तमाम जगह आप देखेंगे भारत ने समझौते भी करवाए हैं, यानी यूएसए और यूएसएसआर के मध्य तमाम जगह भारत ने एक फ्रेंडशिप का रोल भी निभाया है, यानी मध्यस्थता का रोल भी निभाया है। तो यहाँ पर अलग थलग नहीं पड़ा है, बल्कि हम लोगों ने बहुत सारे युद्ध भी टलवाए हैं, बहुत सारे मुद्दों पर सहमति भी बनवाई है। तो यहाँ पर तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, केवल 1 और 3 कथन सही नहीं है। तो आंसर है आपका 13 का सी। 14वां प्रश्न है आपका, दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक धारावी कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, चेन्नई। देखिए दुनिया की सबसे बड़ी जो झुग्गी बस्ती है वो बम्बई में स्थित है और इसको धारावी के नाम से जानते हैं। तो 14वें का आंसर होगा आपका बी। 15वां प्रश्न है अब आपका, ये देखिए आपके अभ्यास प्रश्नावली से है, सही या गलत बताएं। आज़ादी के समय ज़्यादातर भारतीय गांव में रहते थे। ये पहला कथन बिल्कुल सही है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ है उस समय हमारी अधिकांश जनसंख्या जो थी वो गांव में रहती थी। संविधान सभा कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से मिलकर बनी थी। देखिए ये कथन गलत है। संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी के अलावा भी, वैसे मोस्टली तो कांग्रेस पार्टी का ही वर्चस्व था, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अन्य लोग थे। पहले राष्ट्रीय चुनाव में केवल पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार दिया गया था। देखिए ये भी गलत है। पहले राष्ट्रीय चुनाव में सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के जरिए सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। ये सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है और हमारी
8th की जो MCQ वाली सीरीज है ये भी समाप्त हो जाती है। अब देखिए आपकी NCERT क्लास 9th की हिस्ट्री और 10th की हिस्ट्री के MCQ नहीं आएंगे। उसका रीजन मैं फिर से बता दे रहा हूँ। प्रीलिम्स में आपका जो है विश्व इतिहास वाला पोर्शन नहीं पूछा जाता है, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स में या स्टेट के पीएससी के प्रीलिम्स हैं उनमें विश्व इतिहास वाला पोर्शन नहीं आता है। तो इस लिहाज से क्लास 9-10 की जो हिस्ट्री वाली किताब है उसके MCQ नहीं आएंगे। आपको अब डायरेक्ट जो है 11-12 की जो ओल्ड NCERT हिस्ट्री है उसको कवर करना होगा, यानी उसके MCQ को आपको कवर करना होगा। और अभी तो चैनल पर आपके यहाँ ऑलरेडी पुरानी वाली सीरीज पड़ी हुई है, मैं बहुत जल्द उसे भी अपडेट करने में आ रहा हूँ। तो आई होप आप जुड़े रहिए, बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।